नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों को कवर करने वाले उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका नमस्कार। सीधू ने सच में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताएं कि चूंकि आप पश्चिम बंगाल का काफी अध्ययन रखते हैं, तमिलनाडु का काफी अध्ययन रखते हैं, इसलिए हमारे दर्शकों को आपसे ये जानने के लिए एक उत्सुकता बनी रहती है कि वहां आज पश्चिम बंगाल में पहले फेज का वोटिंग हो रहा है और तमिलनाडु में एक ही फेज में वोटिंग हो रहा है। ऐसे जी वक्त जी में क्या स्थिति निर्माण हो रही है, ये आपका विश्लेषण जानने के लिए हम उत्सुक हैं। आपका फिर से एक जी बार सीधू ने सट में स्वागत, और जी हम जी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। लखेड़ा जी जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर देसाई साहब। आपके तमाम दर्शक हैं जो विदेश से भी आपको देखते हैं, भारत से भी आपको देखते हैं, आप सबका अभिनंदन। और आपका जो जो दर्शक है, व्यूअर्स है, वो 2.5 लाख क्रॉस कर गया, उसका भी आपको बधाई, जी धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। दर्शकों को बधाई तो वैसे। हाँ। जी 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 तो जी। देखिए, 152 आउट ऑफ 294 जो आपका पश्चिम पश्चिम बंगाल में बंगाल है, में। हम्म। 294 का जो टोटल सीट है, उसमें से फर्स्ट फेज में आज 23 तारीख को 152 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है। जी। ये जो इलेक्शन जो मेनली है, ये इलेक्शन मेनली जो है, ये नॉर्थ बंगाल इसको बोलेंगे। जैसे दार्जिलिंग हुआ, सिलीगुड़ी हुआ, इसमें दिनाजपुर हुआ, इसमें मिदनापुर हुआ, इसमें मुर्शिदाबाद, तमाम जो महत्वपूर्ण जिले, सेंसिटिव इलाके भी हैं, ये सारे इलाके इसमें जाएंगे। सेकंड जो फेज होगा 29 तारीख का, उसमें पूरा ग्रेटर कलकत्ता होगा। कलकत्ता, कलकत्ता के बाहर ग्रेटर कलकत्ता जिसको कहते हैं, उसमें जी। हावड़ा होगा, हुबली होगा, और ये जो झारखंड बॉर्डर है, पुरुलिया हो गया, और झारखंड बॉर्डर बाकी जो इलाके हैं, बांकुरा, हुबली, तमाम तरह के वो जो इलाके उसमें आएंगे। इसमें देखिए बहुत क्लियर जो है, जो फाइट है, वो ममता बनर्जी की पार्टी में और बीजेपी में है। और ममता बनर्जी की पार्टी चूंकि बंगाल की पार्टी है, बंगाल के बाहर की पार्टी नहीं है, तो एक किस्म से माटी, जो बंगाल की माटी है, उसको ममता बनर्जी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर उसने अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है, अपना जनाधार बढ़ाया है, लेकिन उसके पास जो वर्क फोर्स है, जो टीएमसी का जो वर्क फोर्स है, उसके तुलना नहीं की जा सकती। बहुत जबरदस्त वर्क फोर्स है। मैं कह सकता हूं कि 80-20 का रेशियो है। 20% बीजेपी है, 80% टीएमसी है। टीएमसी एक वहां की नेचुरल पार्टी है। 3 बार ममता बनर्जी लगातार चुनाव लड़ रही हैं, जीत रही हैं। अब चौथी बार के लिए वो मैदान में हैं। चैलेंजेस ममता बनर्जी के सामने बहुत ज्यादा हैं। उनके सामने सबसे बड़ी बात है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सत्ता विरोधी रुझान है, जो लगातार 3 बार चुनाव जीत रही है। तो आपने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे तो कोई पार्टी कर नहीं पाता है। दूसरा बात है कि 12 साल से सेंटर में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को लगातार डिस्टेबलाइज कर रही है। तीसरी बात है कि जो जीएसटी का जो बैलेंस होता है, मेरे समझ से जो मोटा-मोटा है 2,00,000 करोड़ रुपीस, वो स्टेट का जो पार्ट है, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि एक अपोजिशन पार्टीज़ को फंड दे देंगे तो वेलफेयर स्कीम लेके आएगी, वेलफेयर स्कीम लेके आएगी तो हम चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कितने घटिया लेवल पर उतरती है, कितने निचले लेवल पे उतरती है, वो ये सोचती है कि ये तो पूरा कैप्चर कर लो, इलेक्शन कमीशन के थ्रू कर लो, बाकी सरकारी मशीनरी के थ्रू कर लो। अभी तो टैंक दौड़ रहा है। पिछले 3 दिन से बंगाल में टैंक दौड़ रहा है। जहाँ तक इलेक्शन के दौरान ये जो होता है ना, शराब की दुकानों पर पाबंदी, ये वो सब चीज़ें, वो तो 48 घंटे, जिस दिन इलेक्शन का प्रचार बंद होता है, कैंपेन बंद होता है, उसी दिन शाम को 5 बजे दारू का दुकान भी बंद हो जाता है। लेकिन बंगाल में एक अलग नियम है।
बंगाल में 12 दिन पहले दारू शराब का लिकर का शॉप बंद हो गया। क्यों हो गया? मतलब किस लिए? मतलब क्या कारण है उसका? तो जी ये जो चीजें हो रही है ये बंगाल में इसलिए कि उनको ममता बनर्जी को हराना है। ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर वो चुनाव हरवाने के लिए मैदान में है बीजेपी। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, एसआईआर के जरिए जो कर सकते थे वो कर दिया। लेकिन इतना है कि फाइट बहुत टफ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वन साइडेड है। तमिलनाडु की जैसे मैंने बात की कि तमिलनाडु में वन साइडेड है, डीएम की जीत रही है, इतना वन साइडेड बंगाल में नहीं है। उसका बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको बता भी दिए। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का थोड़ा एज रहेगा, ऐसा मेरा असेसमेंट है। बहुत ज़्यादा 2021 में आउट ऑफ 294 बीजेपी को मिला था, सॉरी टीएमसी को मिला था 212 212 सीट्स मिला था। मुझे लग रहा है कि इस बार वो काफ़ी डाउन जाएगी। काफ़ी डाउन का मतलब ये 30 टू 40 डाउन जा सकती है। अगर डाउन जाएगा तो 40 तक डाउन जा सकती है। लेकिन 40 तक डाउन जाने के बाद भी ममता बनर्जी सरकार बनाएगी। दूसरी बात ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है, इस बार बहुत साल बाद पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस अलग लड़ रही है। जो जी लेफ्ट फ्रंट है, वाम मोर्चा है, वो अलग लड़ रहा है। क्योंकि केरल में कांग्रेस का लेफ्ट का झगड़ा होता है, तो ये इश्यू बनता है बंगाल में कि भाई वहां झगड़ा करते हो और यहाँ इकट्ठे हो जाते हो, ये क्या चक्कर है? तो इस बार कांग्रेस ने पोजीशन ले ली कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी अलायंस नहीं करेंगे लेफ्ट के साथ में। लेफ्ट को का भी पिछले 2021 में कोई एमएलए नहीं जीता था, कांग्रेस का भी कोई एमएलए नहीं जीता था। लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा उम्मीद है कि खाता खुल जाएगा, चाहे 3, 4, 5, 6 तक जीत सकता है कांग्रेस। और जी 1 1 या 3 1 से लेकर के 3 तक सीपीएम जीत सकता है, ऐसा मेरे को असेसमेंट है। लेकिन जी खाता दोनों का खुलने का मेरे को उम्मीद है। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो चुनाव बहुत टफ है, ममता बनर्जी के लिए टफ है, डू एंड डाई की लड़ाई है। इतना कह सकता हूं मैं कि अगर ममता बनर्जी को 8-10 सीटें, 4-5 सीटों का कमी पड़ेगा, तो कांग्रेस और सीपीएम ये उसको आउटसाइड सपोर्ट कर देगा, बीजेपी को रोकने के लिए। इतना मैं जी आपको बंगाल का असेसमेंट बता सकता हूँ। जी। सर, शुभेंदु अधिकारी जो कि भ्रष्टतम तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर रहे, वो जी। भाजपा में शरीक होते हैं। जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे, वो हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते थे। मगर आजकल वो हिंदुओं को बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी महाराज वहां स्वामी विवेकानंद के नाम से गप मार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कभी नहीं कहा कि जी। हम, यानी जो नहीं कहा वही वो वहां जाके कह रहे हैं। यानी जी। अजीब बातें हैं। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो ये एक, मेरे ख्याल से रास्ता ही खोल दिया है झूठ बोलने का। और इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्र के अधीन जो हैं, वो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुझे बताया गया कि 2.5 लाख के करीब वहां डिप्लॉय किए गए हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बोला कि ये झूठ बोलते हैं या जो भी आप कहते हैं, ये झूठ बोलने का जो फैक्ट्री है, ये झूठ बोलने का फैक्ट्री है। भाई फैक्ट्री ही झूठ बोलने का है, तो माल जो निकलेगा, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो झूठी तो निकलेगा। तो जो फिनिश प्रोडक्ट झूठ की फैक्ट्री है टोटल, तो उसमें जो ट्रक में माल लदेगा या ट्रक से एक्सपोर्ट होगा, वो झूठ ही एक्सपोर्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि झूठ का फैक्ट्री में सच्चाई का एक्सपोर्ट करेंगे आप। तो जितने लोग हैं, ये लोग अनपढ़ों की पार्टी है। यहाँ इस तरह का कोई पढ़ाई लिखाई से टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और ये तो देखो ना कि कैसे पाखंड करते हैं, कैसे फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि आपका जो ये जो स्किन है ना, स्किन
आप स्किन वहां जाकर के साउथ जाने के लिए आपने जैसे रामलीला होता है ना, रावण को काला पोत देते हैं कि रावण तो काला काला था, उसका जो स्किन था सिंबॉलिक काला है कि भाई राक्षसों का राजा है तो काला ही होगा, तो उसको काला बना लिया है। तो साउथ जाने के लिए काला काला जो है अपना स्किन को काला कर, इससे बड़ा फ्रॉड जो है एक प्रधानमंत्री के लिए कुछ हो नहीं सकता। शर्मनाक है ये, मैं कहता हूं देश के लिए। यूपी में आप जाते हैं, आप केदारनाथ बद्रीनाथ में गुफा के अंदर आप जो है कैमरे लगा देते हैं और एक तिलक करके एक गेरुआ वस्त्र धारण करके आप देखते रहते हैं कि कैमरा मुझे देख रहा नहीं देख रहा, वहां कोई नहीं घुसता ताकि किसी का फोटो ना आ जाए। कलकत्ता में वो जो झाल बूढ़ी जो खाया भुजिया जो होता है, वो खाने का जो दुकान था पूरा मार्केट क्लोज था, एक दुकान को खोला गया, उसमें एक एसपीजी के आदमी को, ऐसा बताते हैं लोग, मेरे पास सच्चाई का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसको बाहर निकाल दिया, वहां एक आदमी बिठा दिया जो बिल्कुल ट्रेंड था और उसने 10 रुपए का उनको वो जो भुजा था वो बेचा। तो उसके बाद जो माइक था, माइक अंदर भी, शॉप के अंदर भी माइक लगा हुआ था। तो ये जो बेसिकली ये जो पूरी पार्टी है, इवेंट मैनेजमेंट का पार्टी है। ये फ्रॉड इन्होंने बिहार में फ्रॉड किया। बिहार और बंगाल में एक ही फर्क है कि ममता बनर्जी फाइटर हैं, बंगाल के पॉलिटिशियन फाइटर हैं, बिहार के लोग हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने जो बदमाशी, जो गुंडागिर्दी ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की और एक डेमोक्रेसी को हाईजैक किया, सेम पैटर्न बंगाल में भी अपनाया गया। लेकिन बंगाल और बिहार का फर्क ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो लीडर है, वो खुद चल करके सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बोला कि ये फ्रॉड है। वो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ज्ञानेश कुमार से मिली। ज्ञानेश कुमार ने जो बदतमीजी की वो तो खैर वो तो जिस काम के लिए रखे गए हैं वही काम उन्होंने किया बदतमीजी करने का। लेकिन ये है कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन में घुस गई। उसके बाद उसको एक्सपोज किया। ज्ञानेश कुमार को नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया। ज्ञानेश कुमार पब्लिक में नहीं घूम सकता, मुंह नहीं दिखा सकता। उसके स्टाफ में, इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत घृणित आदमी है। बाहर जा करके इलेक्शन कमीशन का इतना इमेज हो गया है, खराब हो गया है कि वो इरेपरेबल इमेज उसने कर दिया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दोनों राज्यों में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, दोनों जगह का सीन अलग है। एकदम प्रो इनकन्वेंसी फैक्टर है तमिलनाडु में, जहां जो वेलफेयर स्कीम्स हैं स्टालिन की, उनकी जो लीडरशिप है, और बीजेपी, अभी जो बीजेपी ने किया ये जो डिलिमिटेशंस वाले मुद्दे पर बीजेपी ने जो गेम किया, उससे तमिलनाडु में बहुत गुस्सा है। उनको लग रहा है कि जो साउथ इंडिया है उसकी सीटें घटाने का इंतजाम है और बहुत गुस्सा लोगों में। इसको स्टालिन ने इसको बड़ा भारी इश्यू बनाया साउथ इंडिया के लिए, केवल तमिलनाडु के लिए नहीं, पूरे साउथ इंडिया के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में आज जो वोटिंग हो रही है, बंगाल में मैंने चुनाव देखा है, वोटिंग के दिन में बंगाल में रहा हूँ कई बार, 2-3 बार जब इलेक्शन कवर करने जाता था तो मैंने बंगाल में देखा। बंगाल की एक खूबी है कि बेरोजगार लड़के, स्टूडेंट बेरोजगार लड़के सुबह-सुबह 8 बजे जाके लाइन पे लग जाते हैं। तो मैं एक बार कलकत्ता में था जब वोटिंग के दिन, तो मैंने पूछा, हमारे एक दोस्त थे, उनके यहाँ टिका हुआ था मैंने कहा ये सुबह-सुबह, कह रहा इनके पास कोई काम ही नहीं है, ये तो सुबह-सुबह जाकर के लाइन में लग गए। तो सवाल ये है कि बंगाल का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इंटरेस्टिंग चुनाव, बंगाल का जो चुनाव है, ये देश की राजनीति को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा। अगर ममता बनर्जी बीजेपी के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाती हैं, फेल कर देती है और उसके बाद भी ममता बनर्जी जीत जाती हैं, तो ये तय मानिए कि बीजेपी का पतन की शुरुआत सेंटर में होगी। और ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि हमने पहले बंगाल जीतना है, उसके बाद बीजेपी का पतन, मोदी हटाओ कैंपेन दिल्ली में करना है। तो ये इसलिए बंगाल बहुत क्रूशियल है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। लखेड़ा साहब, आपने ठीक ही कहा। तमिलनाडु के बारे में तो ये कह सकते हैं कि वहां डीएमके का, आपने जैसे कहा, अपर हैंड ही है, और डीएमके और कांग्रेस और मित्र पार्टियां
उनका मेरे ख्याल से वहां पर प्रभाव रहेगा। वो फिर से सत्ता में आने की गिनती अभी सब लोग कर रहे हैं। वहां वो फिल्म स्टार जो है विजय, उसकी पार्टी जो है वो वोट कटवा पार्टी बन सकती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती है कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, वो भ्रष्टाचार की मूर्त जिसको बोलते थे, और भाजपाई नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उनको जो केस किया था उसमें जेल में डाला था जयललिता को, वो ही जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके के साथ में, भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ में मोदी की पार्टी वो अलायंस करती है। तो वहां के लोगों का प्रतिभाव क्या होगा, वहां के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, बीजेपी को तो कोई शर्म तो है नहीं, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। अभी भ्रष्टाचारी जितने करप्शन है, देश के तमाम भ्रष्टाचारी, कोई आदमी था उसके बाद 50-60 लोगों के नाम थे जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो सारे बीजेपी में भर्ती हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा का ले लीजिए आप, उसके खिलाफ तो बुकलेट निकाला था, और जी। बुकलेट निकालने वाले थे अमित शाह। और उसके बाद अमित शाह को जो पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ये जो हेमंत बिश्व शर्मा है, आपने तो बुकलेट का लॉन्चिंग किया था। तो इसने बोला कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो रिपोर्टर नाराज हो गया कि भाई आप क्यों नहीं दोगे सवाल का जवाब? कह रहे नहीं नहीं, ये सवाल पूछने का ये तरीका नहीं होता। मतलब तरीका भी, तुम भ्रष्ट लोगों को पार्टी में भर्ती करो, कोई सवाल पूछे तो आप कहते हैं ये सवाल पूछने का तरीका नहीं है। आप तरीका भी बताओगे सवाल पूछने का। तो जो मतलब पत्रकार, इनको जर्नलिज्म का स्कूल भी खोलना है, इनसे जर्नलिज्म का स्कूल भी लोगों को खोलना चाहिए और इनको वहां एडमिशन लेना चाहिए। ये जो अमित शाह जो जर्नलिज्म का यूनिवर्सिटी चलाएंगे, मोदी जो चलाएंगे, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये लोग तमाम भ्रष्टाचारी जितने हैं, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को इन्होंने शामिल किया, उनको ब्लैकमेल किया, और क्या-क्या इन्होंने नहीं किया। कितने ब्लैकमेलर हैं ये लोग। इन्होंने एनडीटीवी के प्रणव रॉय को ब्लैकमेल किया, उसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, उन केसेस को तेज किया, ईडी का रेड डलवाया। उसके बाद इनको कहा कि नहीं तुम फंस जाओगे, तुम एनडीटीवी मेरे दोस्त अडानी को भेज दो। तो अडानी ने नेगोशिएशन शुरू कर दी, तो अंडर प्रेशर उसको खरीद लिया। अब सवाल ये है कि ये कौन-सी चीज़ है, कौन-सा जगह है, कौन किसी को छोड़ते हैं क्या ये ब्लैकमेलिंग में? तो ये ब्लैक मास्टर हैं ये ब्लैकमेलिंग के मास्टर हैं, और ये अभी आने वाले टाइम पर इनके खिलाफ देश में जो गुस्सा होगा, वो गुस्सा बढ़ेगा। और जो हंगरी में जो हालात हुए हैं, 16 साल का जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला है ना कि 16 याद है 16, तो एक तो 16 तारीख थी जिस दिन राहुल गांधी का भाषण था, 16 तारीख थी। दूसरा हंगरी का जो डिक्टेटर था, जो डिक्टेटर यहाँ भी है इस समय, तो हंगरी का इसको भी 15 साल बाद 16 साल लगेगा, और इसको भी लोग हटाएंगे, हराएंगे। तो 16 साल राहुल गांधी ने इसलिए भी नाम ले लिया। और 16 पार्टी का जो गठबंधन है, जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसके भी 16 एमपी हैं। तो कह रहा है कि 16 याद है आपको? तो कई उन्होंने कोइंसिडेंस है, अभी पता नहीं उनका मतलब क्या था, लेकिन लोग चर्चा तो करेंगे कि किसका क्या मतलब होगा। तो मोदी जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, मोदी की पार्टी एक्सपोज हो गई है, और ये जो अनहोली अलायंस, अपवित्र गठबंधन, ये तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नैतिकता नाम की कोई चीज इनकी है नहीं। पूरी पॉलिटिक्स में अभी ये पैसा भी बांटते हैं, पहले सरकारी खजाना लूटते हैं, सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर के पैसे से वोटर्स को पैसा दिलवाते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि ये जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों से ये जो चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनको उनके थ्रू ये पैसा लोगों को लिफाफा बंटवाते हैं। ये बिहार में भी बांटा। मेरे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी कि बिहार में इन्होंने 5-5 हजार तक एक-एक वोटर को दिए, और 5 हजार एक गरीब आदमी को अगर मिल जाते हैं, एक फैमिली को 50 हजार मिल जाते हैं 10 लोगों की फैमिली के लिए, तो वो दे देंगे वोट, तो क्योंकि गरीबी का लेवल इतना ज्यादा है। जी। सर, ये तो गोमांस एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे नंबर पर ले आए देश को, और वही कत्ल बिल्कुल खानों से इन्होंने चंदा लिया है। ये तो बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो डिटेल डालने के, इलेक्टोरल बॉन्ड की हम्म, डिटेल डालने की जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कितना हिचकिचाए थे। मगर मेरा अंतिम एक सवाल है सर, मान जी जी लीजिए कि ममता बनर्जी को हराकर वहां पर भाजपा अपनी सरकार बनाती है, तो क्या जी। होगा? क्योंकि 16 साल तक हमें इनको झेलना होगा।
देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि बंगाल में अगर इन्होंने इस चुनाव को जबरदस्ती जीतने का कोशिश किया, जो ये कर चुके हैं, एसआईआर के जरिए कर चुके हैं। इनकी क्या प्रॉब्लम थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 9% था, 8 to 9% बीजेपी और टीएमसी में। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम वोट को टारगेट किया कि मुसलमानों के वोट काटोगे तो शोर भी नहीं मचेगा। तो इन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में, मेरे को ये रिपोर्ट है मेरी, कि 12 लाख वोट एक ही जिले में काटे। वन डिस्ट्रिक्ट, सिंगल डिस्ट्रिक्ट 12 लाख मुस्लिम्स के वोट काटे। और कोई बाकी जिलों में मुस्लिम को 90% मुसलमान टारगेट किए, लेकिन इन्होंने हिंदू हिंदू भी टारगेट कर दिए। 27 लाख के करीब जेन्युइन वोटर इन्होंने काटे हैं। और अभी जो मेरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जितने 27 लाख वोट इन्होंने काटे हैं, उसमें से कम 20 लाख जो वोटर है, जिनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ घर घर जाकर के प्रचार कर रहा है। तो 20 लाख वर्क फोर्स जो है टीएमसी के लिए काम कर रही है, जो टीएमसी से कोई मतलब नहीं उनका, लेकिन वो टीएमसी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि इन्होंने वोट का अधिकार हमसे छीन लिया। और अगर इनको नहीं हराया गया तो ये अगली बार जिनका वोटर है मुस्लिम्स का, उनका भी वोट काट देंगे। और ये इन्होंने ये फंडा चला दिया, घुसपैठिया घुसपैठिया। कोई इनसे पूछे कि बिहार में भी घुसपैठिया इन्होंने इश्यू बनाया था, कितने घुसपैठिया पकड़े बिहार में? कितने घुसपैठिया बिहार में पकड़े? एक नहीं पकड़ा इन्होंने। और आएंगे क्यों बिहार में? जब जो है 1600 रुपया पर कैपिटा इनकम है, 1600 मजदूरी मिलती है बंगाल में, तो बिहार में तो 400 भी मजदूरी नहीं मिलती है। तो 1600 जहां लेबर को पैसा मिलता है, वो 400 रुपए वाला बिहार में नौकरी करने आएगा, वहां छिपने के लिए आएगा, मजदूरी करने आएगा। तो ये जो बकवास है, ये जो, और तुम 12 साल से क्या कर रहे हो? घुसपैठिया, तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, होम मिनिस्टर के खिलाफ, इन तमाम मंत्रियों के खिलाफ, जो जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज जिम्मेदार हैं, उनको, वो घुसपैठ उन्होंने कराया। तो ये सारी चीजें हैं। ये चुनाव बहुत टफ है बंगाल में। ये है कि अगर ये दोबारा इन्होंने बाई हुक एंड बाई क्रुक, बेईमानी करके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए दहशत करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, अगर ये सफल हो गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये वो सरकार, बीजेपी बिहार बंगाल में सरकार नहीं चला सकती है। इनका सरकार टिक नहीं सकती वहां, चाहे ये कुछ भी कर ले, क्योंकि बेईमानी से डकैती डाल करके आप सरकार बनाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी आपको। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और दोनों राज्यों के बारे में। जी धन्यवाद। जी जी, आज लखेड़ा जी आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया, दोनों राज्यों की क्या मानसिकता है ये भी आपने निरीक्षण किया, इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया। अब आज पहला फेज है पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में तो एक ही फेज में इलेक्शन हो रहा है, मगर दूसरा फेज पश्चिम बंगाल में 29 को है। और इलेक्शन रिजल्ट जो आएंगे उसके बाद में कौन सत्ता पर बैठता है ये हमें देखना होगा। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र ठोकतंत्र न बने, इतना ही हम चाहते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।